हाँ जी। कैसे, बढ़िया हो? बहुत खुश लग रहे हो आज, क्या बात है? हैं? 5 घंटे पढ़ लिया आज? क्यों, 4 बजे आए थे? हैं? लास्ट कहाँ तक लिख लिया था? 216। 216 लिख लिया था। खड़ा हो तो, खड़ा हो। क्या लिखा है 214 में? क्या लिखा है? हैं? उच्च न्यायालय का गठन। बैठ अच्छे, बैठ अच्छे। 216 में क्या लिखा हुआ है? उच्च न्यायालय का गठन। और 214 में राज्य में उच्च न्यायालय होगा। और 215 में अभिलेखीय न्यायालय होगा। 230 में अनुच्छेद 230 में क्या लिखा है? 230 पढ़ा ही नहीं है, झापड़ मारी नहीं। 230 नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा था? क्या लिखा था 230 में? कि संसद विधि बनाकर राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार। अच्छा, 231 में 231 में क्या था? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई जाती है, किसके तहत है? वो न्यायिक सक्रियता करके कंसेप्ट है अलग से। नाम सुना कभी आपने? एक शब्द तुमने सुना होगा कभी, जनहित याचिका। और एक शब्द है न्यायिक सक्रियता। देखिए, जनहित याचिका का मतलब होता है कि जनता के हित की याचिका कोई भी व्यक्ति जो है न्यायपालिका में, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकानें बहुत ज्यादा थी जिस वजह से एक्सीडेंट हो रहे थे। अब कोई ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने पढ़ा कि यार शाम को 7 बजे से लगाकर रात में 11 बजे तक एक्सीडेंट जो है ज्यादा होते हैं, जिनमें से दोनों पक्षों में से एक की शराब पी हुई होती है। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब बिकना बंद हो जाए तो शायद लोगों की जान बच सकती है। इन्होंने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या लगाई? याचिका। और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई करी और सरकार को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। शराब की दुकानें राष्ट्रीय राजमार्गों से कितने मीटर अंदर हो? 500 मीटर दूर होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति को जब सड़क पे दुकान दिखेगी नहीं तो वो गाड़ी रोक के शराब पिएगा नहीं, खुद तो बचेगा ही बचेगा, सामने वाले को भी नुकसान नहीं। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो गाड़ी नहीं चला रहा होता है तो ऐसी स्थिति में वो शराब पीता है, फिर गाड़ी तो तेरा, और भाई खुद तो मरेगा ही मरेगा, सामने वाले को भी मार देगा। ऐसी स्थिति में ये न्यायिक सक्रियता का कंसेप्ट है। लेकिन शराब की दुकानों को लेकर क्या करा कि सड़क पे एक बोर्ड लगा दिया और इस पे लिखा दुकान, कि भाई साहब आपका ध्यान किधर है, दुकान तो इधर। भले 500 मीटर आगे तो 5 किलोमीटर हो, फिर भी केवल इतना लिखा होता था दुकान, बाकी कुछ नहीं। दुकान दिखते ही मतलब शराबी को दिख जाता है कि ये क्या है, शराब की दुकान है। बाकी दुकान में तो लिखा होता है महादेव किराना स्टोर या जोधपुर मिष्ठान भंडार। तो दुकान का मतलब क्या है? वही दुकान। तो कौन सी शक्ति का प्रयोग किया? और केवल ये नहीं कहा कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जो है इस पर भी शराब की दुकानों पर रोक लगा दी। स्टेट हाईवे पर भी शराब की दुकानें जो हैं वो 500 मीटर क्या होनी चाहिए? दूर। और पंजाब में शराब को लेकर ही सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, और पंजाब सरकार ने क्या करा? स्टेट हाईवे ही खत्म कर दिए। क्या हमारे क्यों स्टेट हाईवे है ही नहीं, सब लोकल सड़कें। सुप्रीम कोर्ट ने लोकल सड़कों पर रोक थोड़ी लगाई है, तो ये हमारे स्टेट हाईवे खत्म है। कौन सी सड़कें? लोकल सड़कें। और शराब का जो भी पैसा मिलता है ना, राजस्व जो भी मिलता है, वो 100% किसको मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट को। सारा का सारा जो है राज्य सरकार को होता है। इसलिए राज्य सरकारें शराब को लेकर टारगेट देती हैं कि तुम्हें महीने में इतनी शराब तो बेचनी ही है। किसे बेचो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ से ले जाओ, आगे तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे करो। ठीक है, ये कभी रुकने वाली है ही नहीं। राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल का समय एक समान होता है? बिल्कुल। प्रश्नकाल और शून्यकाल का समय 11 से कितने बजे होता है? 12 बजे। अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा का मतलब होता है कि प्रश्नकाल में पूछे हुए प्रश्नों का यदि सही से स्पष्टीकरण नहीं हुआ है तो सप्ताह में 3 दिन तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये तो लोकसभा में, और सप्ताह में 1 दिन राज्यसभा में। यदि संसद का सदस्य नहीं है तो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। देखिए, संसद का सदस्य नहीं है तो संसद की कार्रवाई में भाग एकमात्र व्यक्ति लेता है, वो है महान्यायवादी।
बाकी को पहले संसद का सदस्य बनना क्या है, जरूरी है। संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री बन सकता है, ठीक है, क्या बन सकता है, और जब मंत्री बन सकता है तो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। मंत्री नहीं है, महान्यायवादी भी नहीं है, और एज ए साधारण नागरिक है, वो संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता, संसद की कार्रवाई को देखने में शामिल हो सकता है। देखने की मैंने बताया, नीचे पूरे वो सांसद बैठते हैं, ऊपर हमारे लिए पूरे के पूरे क्या लगे हुए हैं, सोफे लगे हैं, और वहां जाकर आराम से आप संसद की कार्रवाई को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बीच में देखा था 2-3 देखने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ वो होता है ना, ऐसे बम वगैरह छुपा के लेके जो गैस टाइप निकालते, बीच में पकड़े थे ना संसद में, वो देखने गए थे, फिर पकड़ कर उनको जोरदार तरीके से ठुकाई करी और उसके बाद उन्हें भगा दिया गया। इस बार जिनके नाम पर वो अंदर प्रवेश करे थे ना, उसको बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया, क्योंकि जब आपको विधानसभा या लोकसभा की कार्रवाई में देखने जाना होता है, उस समय आपको एक फॉर्म भरना होता है, इतना सही फॉर्म होता है, आपका नाम लिखना होता है, डिटेल लिखी होती है, और जिस विधायक के रेफरेंस पर आए हो उस विधायक के हस्ताक्षर और सील होती है, और जिसके रेफरेंस पर वो अंदर गए थे, तो ऐसी स्थिति में उनको इस बार बीजेपी ने टिकट भी नहीं। उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था कि फेमस हो जाए। जैसा नहीं था कि उन्होंने 12 के क्या कहा कि जिस प्रकार भगत सिंह ने ये कहा कि बैरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है, इसलिए सरकार जब नहीं सुन रही थी तो हमें भी लगा कि बैरों को सुनाने के लिए संसद में जाकर क्या किया जाए, धमाका। वो अंदर है और काफ़ी समय से बाहर जेल से आने वाले नहीं है, क्योंकि संसद के अंदर आप इस प्रकार की कार्रवाई, क्योंकि इससे पहले भी संसद को लेकर देखा होगा आपने, एक बार हमला हुआ था आतंकवादियों के द्वारा। अनुच्छेद 131 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट में तब जाएगा जब राज्य के टकराव के मामले से संतुष्ट नहीं हो, तब जाकर। सुप्रीम कोर्ट में 4 भूमिका लिखी हुई थी ना, केंद्र और राज्य विवाद, आपस में 2 राज्यों को लेकर, एक तरफ एक राज्य, एक तरफ बहुत सारे राज्य। अभी राजस्थान में उपचुनाव हुआ था, उससे पहले कैंडिडेट तो बीजेपी ने मंत्री, उपचुनाव नहीं था, वो 3 चुनाव होते हैं, एक होता है आम चुनाव, एक होता है मध्यावधि चुनाव, और एक कौन होता है, उपचुनाव। आम चुनाव का मतलब पूरी कितनी सीटों पर होता है, 200 राजस्थान में। 200 में से एक सीट पर राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेकर एक प्रत्याशी की मौत हो गई थी। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे गुरमीत सिंह कुन्नर, और उनकी टिकट लेने के बाद मौत हो जाती है। और यदि कोई ऐसा उम्मीदवार है जिन्होंने राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लिया है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, तो उस सीट पर चुनाव टाल दिए जाते हैं, वो चुनाव रोक दिए गए थे। कितनी सीटों पर चुनाव करवाए थे, 100। फिर एक सीट पर वापस जो चुनाव हुए ही नहीं थे, तो वो मेन आम चुनाव का ही भाग था, एक सीट पर बाद। मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं, बीच में जब विधानसभा भंग हो जाए, 3 साल काम किया और मान लीजिए किसी के पास बहुमत नहीं था, इस वजह से विधानसभा भंग हुई। मध्यावधि चुनाव में भी पूरे के पूरे कितनी सीटों पर चुनाव होते हैं, 200। विधानसभा की कार्यकाल से पहले अगर भंग हो जाए तो वो कौन से चुनाव होंगे, मध्यावधि। और उपचुनाव हुआ मतलब क्या हुआ कि कोई विधायक बना था, 1 साल के बाद वो सांसद का चुनाव लड़ा और सांसद बन गया, तो विधायक का पद उन्हें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और अभी जो सांसद का चुनाव लड़े हैं और मान लीजिए सांसद जीत गए, तो वहां पर सीटें रिक्त हो जाएगी, वहां पर क्या होगा, उपचुनाव। समझ के बात को, जैसे नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, और इससे पहले वो खियूसर से क्या है, विधायक है, और खियूसर से विधायक है, इसका मतलब खियूसर सीट अगर सांसद बन गए तो हो सकता है कि वो विधानसभा से क्या दे दे, इस्तीफा, और विधानसभा से इस्तीफा देने पर जो है वो उस सीट पर वापस से क्या होगा, चुनाव। और खियूसर वालों के लिए तो अच्छी बात है कि हर 6 महीने में चुनाव होता है। कितने महीने में, हर 6 महीने, मतलब साल भर में एक बार चुनाव तो विधानसभा या लोकसभा का। पिछले 9 चुनाव हो गए, पिछले 6-8 साल में कितने चुनाव कर दिए, 9। कभी लोकसभा का वापस से, कभी विधानसभा का, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा। और धन्यवाद है खियूसर के लोगों को कि हर एक साल में वो क्या, चुनाव। और भाग लेने वालों को भी धन्यवाद है कि जो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि एक बार चुनाव लड़ना बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है। लगातार चुनाव लड़ना 8 बार, 9 बार, 10 बार, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जिनमें से एक ही है, कौन सी, खियूसर। क्योंकि पिछली बार एमएलए का चुनाव हुआ, विधायक बन गए, बाद में लोकसभा का हुआ, सांसद बन गए, फिर वापस से किसका चुनाव हुआ, एमएलए का चुनाव हुआ, फिर अभी किन का चुनाव हुआ, फिर वापस से एमएलए का हुआ, अभी वापस किसका है, एमपी का। ये जीत गए तो वापस किसका होने वाला है, व्यक्ति तो एक ही है, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा, कहां तक लिख लिया था लास्ट, अनुच्छेद कौन सा लिख लिया था, 216 लिख लिया था ना। 216 में लिखा था हाई कोर्ट का गठन है ना, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किन के द्वारा की जाएगी,
राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि कौन करेगा? संसद करेगा। चलिए अब एक दो बातें अलग से और ध्यान रख सकते हैं। एक अनुच्छेद है 220, एक अनुच्छेद है 222, 221 तो तुमने पढ़ ही लिया है। 220 में क्या लिखा है कि विधि व्यवसाय नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कि सेवानिवृत्ति के पश्चात हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश किसी वकालत के रूप में कहीं पर भी काम नहीं करेगा। 222 में लिखा है स्थानांतरण, कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का क्या हो सकता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण करेगा कौन? तो इसमें लिखा है स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश के आधार पर करेंगे? कॉलेजियम। और इस कॉलेजियम में कितने व्यक्ति हैं? 1 + 4 बराबर कितने? 5। लेकिन एक वाद था तृतीय न्यायाधीशवाद। कौन सा वाद? तृतीय न्यायाधीशवाद। और तृतीय न्यायाधीशवाद बताइए कब का है? 1998। इसमें कहा कि जब भी स्थानांतरण हो तब कॉलेजियम में 5 की बजाय कॉलेजियम में संख्या कितनी होनी चाहिए? 7। के 7 कौन होना चाहिए? एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, 4 हो गए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, और 2 होने चाहिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 2 कौन होने चाहिए? उच्च न्यायालय के कौन होने चाहिए? मुख्य न्यायाधीश। एक तो जहां पर स्थानांतरण होना है और एक जहां स्थानांतरण हो रहा है, वो 2 हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी इसमें क्या होने चाहिए? शामिल। अर्थात कॉलेजियम नियुक्ति के समय बने उसमें तो कितने हैं? 5। स्थानांतरण के समय बने उसमें कितने होने चाहिए? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में कही? तृतीय न्यायाधीशवाद। कौन से वर्ष का मामला है? चलिए लिखिएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद आप ध्यान रख सकते हैं 223 में क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 224 में है अपर न्यायाधीश। सुना होगा आपने, अपर न्यायाधीश बताया था मैंने। जैसे तदर्थ न्यायाधीश होता है ना, वैसे यहां पर कौन होता है? अपर न्यायाधीश। कि जब कभी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाए, ऐसी स्थिति में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्थायी रूप से क्या होती है? हाईकोर्ट। उसे क्या बोलते हैं? लेकिन अपर न्यायाधीश का अधिकतम कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष। और वो वहां तदर्थ न्यायाधीश का अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं। लिखिए अनुच्छेद 220 में लिखिए। यह अनुच्छेद क्रम वाइज लिखवा नहीं लिखवाता है। क्रम वाइज है ही नहीं तो कैसे लिखो? 217 में योग्यता नियुक्ति दे रखी है, तो मैं तो पहले योग्यता नियुक्ति पढ़नी है ना। क्रमवाई कोई ऐसा तो है नहीं कि क्रमवाई संविधान के, ऐसा थोड़ी पता था कि संविधान सभा के सदस्यों को कि बाद में पटवारी वालों को दिक्कत होगी। ऐसा होता तो क्या पता क्रमवाइज लिख देते हुए ना। तो मैं देख के संविधान नहीं बनाया है। कौन सा अनुच्छेद लिख रहे हैं? 200। क्रमवाइज तुम्हें पूछे भी नहीं है ना, क्रमवाइज खुद को नोट्स बना लेने लास्ट में। लिखिएगा 220 में लिखिए, उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात, उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात विधि व्यवसाय नहीं कर सकेगा। उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात क्या नहीं कर सकेगा? विधि व्यवसाय नहीं कर सकेगा। अब लिखिएगा 222 स्थानांतरण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब समझ गए ना? क्या समझे? ट्रांसफर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में लिखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर, कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है। अगली लाइन से लिखिए, तृतीय न्यायाधीशवाद।
तृतीय न्यायाधीशवाद। तीसरा न्यायाधीशवाद, तृतीय न्यायाधीशवाद कौन से वर्ष की बात है? 1998। तृतीय न्यायाधीशवाद 1998। इसमें लिखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के समय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के समय बने कॉलेजियम में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के समय बने कॉलेजियम में उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों को भी, बने कॉलेजियम में उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाए। उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाए। उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों को भी क्या किया जाए? शामिल। अर्थात कॉलेजियम में कितने हो गए? क्वेश्चन लिख लो, 1 + 4 + 2 = 7। 1 + 4 + 2 बराबर कितने लिखे हैं? 7। समझ गए ना? 1 + 4 5 तो वही पहले वाले, 2 हाई कोर्ट के न्यायाधीश। अगला अनुच्छेद लिखिए 223। वर्तमान में 5 ही है, कहा था इन्होंने, लेकिन अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं है। अगला लिखिए 223। कॉलेज में कौन कौन है? अरे भाई ये तो है ना, 1 सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ये लिखवाया था मैं कल कॉलेज में। कितने व्यक्ति हैं? 5। लिख लो अलग से, कॉलेजियम नहीं पता हो तो। अगली लाइन से लिखिए अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 में एक लाइन लिखेंगे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 223 में लिखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कि जब कभी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। आगे लिख लीजिए राष्ट्रपति द्वारा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा। फिर लिखिए अनुच्छेद 224 अपर न्यायाधीश। अपर न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के आगे लिखेंगे जिला न्यायालयों से 2 वर्ष हेतु। अपर न्यायाधीश में लिखिए जिला न्यायालयों से कितने वर्ष हेतु? 2 वर्ष हेतु। जिला न्यायालयों से 2 वर्ष हेतु। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 224। एक एक लाइन में लिख सकते हैं। 225 में है उच्च न्यायालय की अधिकारिता। उच्च न्यायालय की अधिकारिता का मतलब समझ गए ना? उसका क्षेत्राधिकार। अधिकारिता में वर्दी कौन करता है? वर्दी करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? संसद को। 226 तो तुमने पढ़ ही लिया कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हाईकोर्ट कितने प्रकार की? 6 प्रकार की क्या जारी कर सकता है? रिट। 227 लिख लीजिए साथ साथ। 227 में है जिला न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण। जो भी जिला न्यायालय होगा उन पर प्रशासनिक नियंत्रण किनका होगा? हाई कोर्ट का। 228 कह रहा है अधीनस्थ न्यायालयों से किसी मामले को अपने पास मंगवाना। 229 कह रहा है उच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति। अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति
मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। 230 तुमने पढ़ ही लिया है, 31 पढ़ लिया, 32 समाप्त हो गया है और अंतिम अनुच्छेद है 233। 233 महत्वपूर्ण है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से। जितने भी जिला न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। किन की परामर्श से करेंगे? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से। लिख लीजिए अनुच्छेद। 230 तुमने लिख लिया है, 231 अपन पहले लिख चुके हैं और 233 महत्वपूर्ण है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से। नोट कर लिया सभी ने? दो 233 में क्या लिखा है? एक ये ध्यान रखना 229 कि हाईकोर्ट के जितने भी अधिकारी कर्मचारी होंगे ना, उन सब की नियुक्ति कौन करेगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कभी ऐसा मत करना राज्य सरकार, आरपीएससी, कोई भी नहीं है। अधिकारिता का मतलब है इसका क्षेत्राधिकार में वर्दी कौन करेगा? संसद। जिला न्यायालय पर प्रशासनिक नियंत्रण कितना किनका होगा? जो भी हाईकोर्ट के अधीन जो भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे उन सब पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका रहेगा? हाईकोर्ट का। राजस्थान में कितने जिला न्यायालय है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने राजस्थान में? राजस्थान है, राजस्थान में कितने जिला न्यायालय है? 33, 34, 36, 35, 36। 36 क्यों है? क्योंकि जोधपुर में 2 है और जयपुर में 3 है, तो 33 तो पुराने वाले जिला हो गए, एक जोधपुर का अलग से हो गया और 2 जयपुर के। 33 और 2 कितने हो गए? 3 कितने हो गए? 36। बाड़मेर का जिला न्यायालय कहाँ है? बालोतरा में। और नागौर का जिला न्यायालय कहाँ है? मेड़ता। ये अलग से प्रश्न पूछे गए हैं, नोट लगा के लिखिए। यहां तक नोट कर लिया सभी ने? करिए, फिर जल्दी करिए। तब एक एक शब्द में कैसे याद करो? देखो 224 में, 214 में सबसे पहले प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट होगा। 215 में हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। 216 में हाईकोर्ट का गठन। 217 में नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, पद से हटाना। 218 में कुछ ऐसे उपबंध हैं जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हाईकोर्ट पर भी लागू होंगे, महत्वपूर्ण नहीं। 219 में क्या लिखा? शपथ। 220 में क्या लिखा है? विधि व्यवसाय पर रोक। 221 में वेतन भत्ते। 222 में स्थानांतरण। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 224 में अपर न्यायाधीश। 225 में अधिकारिता। 226 में रिट जारी करने की शक्ति। 227 में प्रशासनिक न्यायालय। 228 में अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास किसी मामले को मंगवा लेना। 229 में अधिकारियों की नियुक्ति। 230 में राज्य के हाईकोर्ट का विस्तार यूटी में। 231 में 2 या अधिक राज्यों में एक हाईकोर्ट हो सकता है।
232 क्या कर दिया गया, समाप्त। और 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। किन की परामर्श से, लिखिए इसे। राजस्थान में 36 जिला न्यायालय हैं, 36 है ना, 3 6। राजस्थान में 36 जिला न्यायालय हैं। छत्तीस जिला न्यायालय है। जोधपुर में 2, जोधपुर में 2 एवं जयपुर में 3। जोधपुर में 2 एवं जयपुर में 3। जोधपुर में 2 व जयपुर में 3। नागौर का जिला न्यायालय, नागौर का जिला न्यायालय मेड़ता में है। नागौर का जिला न्यायालय मेड़ता में है। जबकि बाड़मेर का कहाँ है, बालोतरा या बाल्तरा, बाड़मेर के कौन कौन है, क्या बोलते हैं, बालोतरा या बाल्तरा, बाल्तरा बोलते हैं ना। बाड़मेर का कहाँ है, क्या बोलते हैं, बालोतरा के बाल्तरा, बालोतरा बोलते हैं ज़्यादातर, बाल्तरा ही बोलते हैं ना, कि कटे रहे के बाल्तरे। और मतलब जहाँ जाएंगे ना अपनी भाषा अलग है। जैसलमेर में जाएंगे, जैसलमेर में 2 कोई नहीं बोलता, बे बजिया गए कितना बे। डूंगरपुर बांसवाड़ा में थोड़ा सा अलग टोन है। जयपुर और उस साइड जाएंगे तो हर शब्द के पीछे वो 6 लगाता है, कहीं करियो 6, पेन दे 6, मतलब 6। अब लिखिए हाईकोर्ट के प्रारंभिक या फिर मूल क्षेत्राधिकार। जोधपुर में है 2 और तो कहाँ है। हाईकोर्ट के प्रारंभिक या मूल क्षेत्र, ऐसा थोड़ी है कि एक उस तरफ है, ये दोनों यही है। जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको 2 भागों में बांट रखा है, ए और बी इस टाइप से। हाईकोर्ट तो वहां गया ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो यहाँ रहा नई सड़क के पास में। उच्च न्यायालय के क्या लिखा है, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। क्या लिखा है, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक या कौन सा क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। देखिए जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट के पढ़े थे ना, वैसे हाई कोर्ट के। पहला देखिए, संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ मामला। संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई भी मामला ना, संविधान से जुड़ा हुआ, तो पहले वो मामला कहां जाएगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो फिर कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है संसद एवं विधानमंडल के चुनावों से संबंधित विवाद। तीसरा है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित। नंबर 4 है विवाह, तलाक व वसीयत से संबंधित। किससे संबंधित, विवाह, तलाक एवं वसीयत से संबंधित। 5वां है राजस्व से संबंधित ऐसे मामले जो राजस्व संग्रहण अधिनियम, राजस्व संग्रहण अधिनियम के अंतर्गत आते हो। राजस्व से संबंधित ऐसे मामले जो किसके अंतर्गत आते हो, राजस्व संग्रहण अधिनियम। ये मामले सीधे पहले कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र जारी करता है, सर्टिफिकेट, उसको लेकर आप इसको लेकर कहां जा सकते हैं, सुप्रीम। लेकिन एक ऐसा मामला है जो समवर्ती क्षेत्राधिकार कहते हैं। समवर्ती का मतलब है कि ऐसा मामला जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट। और वो कौन सा है, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का क्या हो जाए, है ना। तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। लिखिए इसे। जैसलमेर,
आप में से कौन है जैसलमेर का? कौन है? क्या बोलते हैं? जैसलमेर बोलते हैं? जैसलमेर बोलते हैं। लिखिए इसे, फिर राजस्थान को लेकर। एक आपके कंप्लीट अभी टेस्ट हुआ है क्या? अभी होगा है ना? तो पॉलिटी पूरी होने के बाद एक पॉलिटी का कंप्लीट टेस्ट रखवा देते हैं आपके। सही है, अभी 4-5 दिन में हो जाएगी पूरी वैसे। क्या हुआ? याद नहीं हुए? हाँ तो अनुच्छेद नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? संविधान में अनुच्छेद ही आएगा, तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। 2-3 बार पढ़ेगा, हो जाएगा याद। हाँ तो हो रहे तो बस याद ही करने हैं। याद नहीं हो रहा फिर भी करना है। मकान बनाने वाले कारीगर को पहली बार मकान बनाना थोड़ी आता है। खूब बार ऐसे भी बनता है कि सही से नहीं बने, लेकिन रोज रोज जब प्रयास करेगा तो बन ही जाएगा। हैं? एक प्रश्न आएगा यूं? अच्छा, बात हुई है। ऐसे ही तो ले डूबते हैं, खुद तो पढ़ेंगे नहीं, औरों का तो थोड़ा बहुत पढ़ने का मन होगा ना तो ही कहेंगे एक आएगा, छोड़ देते अपन। हैं? खतरनाक प्राणी है ये। एक एक करके डिलीट कर दो, गणित वाले वैसे ही नहीं आ रहे हैं। जो जो उसमें घर तो चला गया लेकिन अब आवड़ता नहीं है। कईयों की दिक्कत होगी ये तो। जो जो उसमें क्या 1 महीने का किराया क्यों दें, घर चले जाएं, ऑनलाइन पढ़ लेंगे लाइव। अब घर में जैसे ही लाइव की शुरू होती है उस समय बाहर कोई आ जाता है, चाय ले जा रहे हैं। ऐसे ही होगा, घर पे पढ़ाई थोड़ी होती है। बहुत कम, घर से भी दूर कोई लाइब्रेरी वगैरह हो और वहाँ जाके करिएगा ना। लिख लिया सभी ने? पहला कौन सा है? संविधान की व्याख्या से संबंधित। दूसरा संसद या विधानमंडल के चुनाव से संबंधित। तीसरा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित। चौथा विवाह, तलाक व वसीयत से संबंधित। पांचवा राजस्व से संबंधित ऐसे मामले जो राजस्व संग्रहण अधिनियम के अंतर्गत आते हो, उनको लेकर भी आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। और बाकी मामलों में पहले कहाँ जाएंगे? अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय जो है उनकी सुनवाई के बाद कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद कहाँ जाओगे? सुप्रीम। और सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, उसके निर्णय के खिलाफ आपको कहीं पर भी अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। वसीयत क्या है? वसीयतनामा नहीं होता? वसीयत जैसे तुम्हारे पिताजी की संपत्ति जो है, तुमने अगर सही से सेवा नहीं करी, किसने पूछा वसीयत का? हाँ हाँ, सेवा नहीं करी तो पिताजी किसी दूसरे का नाम वसीयत लिखवा देंगे कि मैं हूँ, मेरी संपत्ति अपने बेटों को नहीं दी जाए क्योंकि बेटे मेरे लिए ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मेरे बुढ़ापे में जो मेरी सेवा करेगा मेरी वसीयत उसी को जाएगी। ऐसा नहीं होता कि मूवी वगैरह में देखा होगा काफ़ी, नौकर वगैरह होते हैं ना, उसके वसीयतनामा करवा देते हैं उनके नाम से। खोड़ा अलग है, वो गोदनामा है, वो तो गोदनामा है। अरे अलग अलग कानून बने हैं सबके लिए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुछ ऐसी रियासतें थी जहां स्वतंत्रता से पहले हाईकोर्ट जैसे प्रावधान थे। जैसे अपन बात करें जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और अलवर। ये ऐसी रियासतें थी जहां स्वतंत्रता से पहले हाईकोर्ट जैसे प्रावधान थे। 30 मार्च 1949 को आपने पढ़ा था कि राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का क्या हो गया? एकीकरण। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और जयपुर के शासक कौन? सवाई मानसिंह सेकिन को क्या बनाया गया? राज प्रमुख। किन को बनाया गया? सवाई मानसिंह सेकिन। और राज प्रमुख जी के द्वारा जो है 21 जून 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट के गठन के संबंध में क्या जारी किया गया? एक अध्यादेश। और ये अध्यादेश प्रभावी होता है 29 अगस्त 1949 को।
और 29 अगस्त 1949 को ही राजस्थान हाईकोर्ट का क्या होता है गठन। कौन सी डेट को गठन होता है? 29 अगस्त को। और इस हाईकोर्ट के गठन के समय 1+11 बराबर कितने न्यायाधीश रखे थे? 12। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। लेकिन थोड़ा सा प्रश्न चेंज करके पूछे, राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। लेकिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है ना। और उसके बाद पहले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? कैलाशनाथ वांछू। कौन बने थे? 2 प्रश्न बनेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, और संविधान लागू होने के पश्चात पहले मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ। 1956 में राजस्थान का पूरा एकीकरण हो गया और एक समिति बनी थी, सत्यनारायण, पढ़ी आपने? और इस सत्यनारायण राव समिति ने कहा कि जब राजधानी आप जयपुर रख रहे हैं तो हाईकोर्ट तो कहाँ रखिए? जोधपुर में, लेकिन इसकी खंडपीठ कहाँ रख दीजिए? तो 1956 में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ रखी? जयपुर में। लेकिन 1958 में इस खंडपीठ को क्या कर दिया गया? और बाद में 1976 में इस खंडपीठ को वापस से क्या किया? शुरू। और 31 जनवरी 1977 को जयपुर खंडपीठ ने काम करना क्या किया? शुरू किया। अभी राजस्थान की मुख्य पीठ हाईकोर्ट की कहाँ है? जोधपुर। और खंडपीठ कहाँ है? जयपुर। खंडपीठ कब बनी? 1956। कौन सी समिति की सिफारिश? और जयपुर खंडपीठ समाप्त कब हो गई? वापस जयपुर खंडपीठ शुरू कब हुई? और काम करना कब शुरू किया? अब मुख्य पीठ तो कहाँ है? जोधपुर में। और खंडपीठ कहाँ है? और अभी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या है 1+49 बराबर कितने हो गए? एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 49 क्या है? इसी सत्यनारायण राव समिति ने तो कहा था कि हाईकोर्ट जब जोधपुर रख रहे हैं तो आरपीसी कहाँ रखें? अजमेर। और शिक्षा विभाग कहाँ रखें? बीकानेर। माइंस विभाग कहाँ रखें? उदयपुर। कृषि विभाग कहाँ रखें? भरतपुर। वन विभाग कहाँ रखें? कोटा। ये सारे के सारे कौन सी समिति हैं? सत्यनारायण राव से। मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वित करने के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? लिखा था ना जीएस वर्मा, लिखा था ना जगदीश चंद्र वर्मा। लिखो इसको, कंप्लीट लिखा हुआ है तुम्हें, है ना। और जब भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए नया जो तुमने नहीं लिखा है तो उस प्रश्न को लेकर दुखी नहीं होना। वो प्रश्न ऐसा होता है जो सबके लिए नया है, और सबके लिए नया मतलब तुम्हारे साथ में बैठने वाले हर विद्यार्थी के लिए नया है। वो अधीनस्थ बोर्ड ने अपने मामा का नाम पूछा है और अधीनस्थ बोर्ड के मामा का नाम तुम्हें पता नहीं। ये लेके बैठना एग्जाम में कि 10-15 ऐसे प्रश्न आएंगे जो किसी को नहीं आ रहे होते हैं। वो प्रश्न आपकी कट ऑफ तय नहीं करते हैं, वो प्रश्न छोड़ने के लिए होते हैं। समझ गए बात को? और बाकी जो प्रश्न रहेंगे 20 से 30% प्रश्न, वो बहुत आसान प्रश्न होंगे, वो भी आपकी कट ऑफ तय नहीं करेंगे। तो कितने गए? 40%। 60% पेपर जो है वो अच्छा होता है, जिसमें वही विद्यार्थी करते हैं जिनका अच्छे से क्या कर रखा है। बट आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं पढ़े ना तो भी ये स्कोर तो सबका बढ़ना ही है। कितना? 20 से 30%। अब कहीं ज्यादा अटेंड कर दे तो माइनस में भी जा सकता है। ज्यादा अटेंड मतलब 20-30% तो हर एक व्यक्ति को आता है अगर वो कंपटीशन की तैयारी थोड़ी बहुत कर रहा है। और 20 से 30% ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आ रहा है। कितने गए? 50%। और बाकी कितने रह गए? 50। अगर 20% ये कर ले और 50 में से 40-45 ये कर ले तो इसका मतलब है उसकी नौकरी लगे। तो नया प्रश्न देखकर दुखी नहीं होना है। वो नया प्रश्न तुम्हारे लिए नया नहीं है, वो नया प्रश्न सबके लिए नया है। जब जटिल प्रश्न है तुम्हारे लिए जटिल नहीं है, जटिल प्रश्न सबके लिए। तुम्हारा जो कॉपी में लिखा हुआ है ना, उनका अगर प्रश्न तुमसे नहीं हुआ तो वो तुम्हारे लिए क्या है? थोड़ा नुकसानदायक है ना। लिखिए इसे, स्वतंत्रता से पूर्व, लिखिए स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में ऐसी कुछ रियासतें थी। ऐसी नहीं, ऐसी, ऐसी तो लगी हुई है ना। स्वतंत्रता से पूर्व ऐसी कुछ रियासतें थी, ऐसी कुछ रियासतें थी जहां उच्च न्यायालय से संबंधित, जहां उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए थे, जहां उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए थे, उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए थे। जैसे जैसे लिख लीजिए जोधपुर, जयपुर, बीकानेर,
अलवर और उदयपुर। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर और बीकानेर। अगली लाइन से लिखिए, 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को राजस्थान के 30 मार्च 1949 को राजस्थान के 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हो गया। राजस्थान के 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हो गया। सवाई मानसिंह सेकंड को राज्य प्रमुख बनाया गया। सवाई मानसिंह सेकंड को राज्य प्रमुख बनाया गया। सवाई मानसिंह सेकंड को क्या बनाया गया? राज्य प्रमुख बनाया गया। इनके द्वारा 21 जून 1949 को अध्यादेश जारी किया गया। 21 जून 1949 को अध्यादेश जारी किया गया। इसी अध्यादेश के तहत 29 अगस्त 1949 को 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन हुआ। डेट ध्यान रखनी कौन सी? 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय का क्या किया गया? गठन। कौन सी डेट को? 29 अगस्त। अगली लाइन से लिखिए, गठन के समय मुख्य न्यायाधीश के अलावा गठन के समय मुख्य न्यायाधीश के अलावा 11 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश के अलावा 11 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। 11 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। बाड़मेर का कौन है? 11 को क्या बोलते हो? ठीक है, 11 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। क्या कि ये इसलिए पूछ रहा हूं, अभी से ये तुम्हारी इंटरव्यू वगैरह नहीं है ना? नहीं है। अब ये आते हमारी यहाँ से पड़ी होती है, और वहाँ जब इंटरव्यू में भी कुछ अपने शब्दावली जो ना जहाँ से अपन आते हैं, वहाँ जाकर अगले वाले को लगता है कि यार ये तो अभी सही से हिंदी नहीं बोल पा रहा है। 11 को क्या बोल रहा है? 11 बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं अपने गांव में, अभी भी इस टाइप से बोलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ है ना, शब्दों को लेकर ऐसा लगना नहीं चाहिए कि बाड़मेर का है, जोधपुर का है, जैसलमेर का है। मतलब यूँ अपनी भाषा में टोन नहीं आनी चाहिए। हिंदी बोले उस समय ऐसा लगना चाहिए ये पहचान में नहीं आए, राजस्थान में किसी भी कोने से हो सकते हैं ना। लिखो इसको, इंटरव्यू नहीं है बिल्कुल ही पटवारी में तुम्हारा। ठीक है, लिखिए, फिर अच्छी बात है। देखिए, संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम मुख्य न्यायाधीश, पहले तो कौन लिखे? कमलकांत वर्मा। क्या कमलकांत वर्मा नहीं लिखा? नहीं लिखा ना? हाँ, लिखो इसको, लिखो। संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम मुख्य न्यायाधीश, संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू थे। संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू थे। कैलाशनाथ वांचू थे, वांचू है ना?
जबकि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। जबकि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। अगली लाइन से लिखिए, वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 49 अन्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश वो 49 क्या है? अन्य न्यायाधीश। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 50। सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? 1 + 33 बराबर कितने हैं? 34। अगला लिखिए, 1956 में सत्यनारायण राव समिति, बोर्ड पे लिखिए, 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ जयपुर स्थापित कर दी गई। खंडपीठ जयपुर स्थापित कर दी गई। 1958 में जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया। 1958 में जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया। 1958 में जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया। अगली लाइन से लिखिए, दिसंबर 1976 में, ये डेट कई बार पूछिए, ध्यान रखना, दिसंबर 1976 में जयपुर खंडपीठ को दिसंबर 1976 में जयपुर खंडपीठ को पुनः शुरू किया गया। जयपुर खंडपीठ को पुनः शुरू किया गया, जो 31 जनवरी 1977 को 31 जनवरी 1977 को कार्य प्रारंभ किया। दिसंबर 1976 में जयपुर खंडपीठ शुरू होती है और 31 जनवरी 1977 को कार्य प्रारंभ किया। अभी मुख्य पीठ तो कहाँ है? जोधपुर में। खंडपीठ कहाँ पर है? बीच में उदयपुर में एक और खंडपीठ स्थापित करने की बात हुई, लेकिन वकीलों ने इसका क्या कर दिया? विरोध। इसके कारण खंडपीठ स्थापित है। ये थोड़ा ध्यान रखना, कब जयपुर खंडपीठ कब बनी, समाप्त कब होती है, वापस से शुरू कब हुई? दिसंबर 1976। और काम करना अगर दोनों विकल्प में आ जाए, 76 और 77, कौन सा करोगे? तो कार्य प्रारंभ कब किया है? 31 जनवरी 1977। हेडिंग लगाई नए पेज से राज्यपाल। नाम तो सुना होगा राज्यपाल का। अभी कौन है राज्यपाल? कलराज मिश्र। देखिएगा, अनुच्छेद 153 में पहले लिखा था कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। 7वें संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? कि जरूरी नहीं है प्रत्येक राज्य में राज्यपाल हो, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। 154 में लिखा है कि राज्य की समस्त कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्तियां किस में नीत होगी? राज्यपाल। और इन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? राज्यपाल स्वयं अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारी। 155 में लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में लिखा है
राज्यपाल का कार्यकाल 157 लिखा है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता या योग्यता को ही अपन क्या बोलते हैं, अर्हता। 158 में लिखा है राज्यपाल पद से संबंधित शर्तें। 159 में लिखा है राज्यपाल की शपथ। वापस से सुनिए, 153 में क्या लिखा है? पहले तो प्रावधान था कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, लेकिन अब क्या प्रावधान कर दिया, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है। 154 में क्या लिखा है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में नीत होगी, इन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, राज्यपाल स्वयं अथवा कौन करेगा, अधीनस्थ अधिकारी। लिखिए अनुच्छेद 153 में। और 153 में लिखिए मूलतः प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संशोधन 1956 द्वारा 7वें संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान किया कि 7वें संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान किया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला लिखिए 154 154 और 154 में लिखिए राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां। 154 में लिखिए राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नीत होगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नीत होगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नीत होगी। फिर लिख लीजिए 155 नियुक्ति, 56 कार्यकाल, 57 योग्यता, 58 शर्तें, 59 में शपथ। जैसा लेखन वैसा लिख लीजिए। 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यता या अर्हता, 158 में शर्तें और 159 में शपथ। नोट कर लिया सभी ने? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन से संविधान संशोधन से पहले राज्यपाल थे नहीं, पहले राजस्थान में एक पद हुआ करता था राज प्रमुख, और राज प्रमुख के पद को भी कब समाप्त कराएं, 7वें संविधान संशोधन 1956। नोट कर लिया सभी ने? 153 में राज्यपाल, 154 में शक्तियां, 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यता, 58 में शर्तें और 59 में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल पद से संबंधित योग्यता।
योग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? केवल दो ही बातें लिखी है। भारत का क्या होना चाहिए और उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बस ये दो ही बातें लिखी है, बाकी किसी भी बात का उल्लेख योग्यता में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसकी उम्र कितने वर्ष है? 35 वर्ष है, तो वो किसी भी राज्य का क्या बन सकता है? राज्यपाल। बाकी कुछ बातें जो हैं वो अलग से दे रखी हैं, और वो अलग से दे रखी है राज्यपाल पद से संबंधित शर्तों में। और शर्तों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? इसमें लिखा है कि राज्यपाल पद धारण करने वाला व्यक्ति जो है ये संसद या विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं हो। यदि है तो क्या दे दे? इस्तीफा, त्याग पत्र। नहीं तो जैसे ही पद ग्रहण करेगा उसी समय उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरा लिखा इसमें, पद पर रहते हुए किसी अन्य लाभ के पद को क्या नहीं करेंगे? धारण। तीसरा लिखा है कि उन्हें निःशुल्क जो है शासकीय आवास का हक होगा। कौन से आवास का? राजधानी जयपुर में 7 बीघा जमीन में राजभवन है, उसमें रह सकते हैं। माउंट आबू में और है इनके लिए। कार्यकाल के दौरान जो भी वेतन मिलेगा 3.5 लाख, उस वेतन भत्तों में क्या नहीं की जा सकती है? कटौती। और एक व्यक्ति जब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनेगा, उनके वेतन का निर्धारण किनके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति। ये योग्यता में नहीं होकर किस में दिया गया है? शर्तों में। और ये प्रश्न इस बार कौन से एग्जाम में था? ऐसे योग्यता में एक यहां पर डाल दिया, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है क्या? नहीं, केवल दो ही बातें लिखी। पहला कौन सा? भारत का क्या होना चाहिए और उम्र कितनी होनी चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिनकी उम्र 35 वर्ष है वो किसी भी राज्य में क्या बन सकता है? राज्यपाल। बाकी सारी बातें किस में दे रखी हैं? शर्तों में। पहले योग्यता लिखिए, ये मैं बोल के लिखवा रहा हूं। ये ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं। लिख लिया? योग्यता में दो ही बातें लिखनी है। बिल्कुल बन सकता है, संविधान में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ये परंपरा रही है कि जिस भी राज्य में राज्यपाल बने वो उस राज्य का निवासी नहीं है। वो परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। संविधान में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की तो निवासी थे और राजस्थान के क्या रहे थे? राज्यपाल रहे थे। रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया सभी ने? योग्यता में लिखनी है योग्यता दो। लिख ली? भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए? फिर मैं कह रहा हूं योग्यता में तीसरी किसी बात का उल्लेख नहीं। अब लिखी शर्तें, राज्यपाल पद से संबंधित शर्तें। और शर्तों का उल्लेख कौन सा है? 158। पहली शर्त लिखिए, संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले ही देखा होगा कि गुलाब चंद कटारिया जो है वो असम के राज्यपाल बने, और राज्यपाल बने उससे पहले वो राजस्थान के विधायक थे। तो ऐसी से उन्होंने विधायक पद से क्या दे दिया? इस्तीफा। नहीं देते तो राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही विधायक का पद अपना आप ही क्या हो जाता? पहले लिखिए, संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। यदि है तो त्यागपत्र दे दें। है तो त्यागपत्र दे दें, अन्यथा पद ग्रहण करते ही उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पद ग्रहण करते ही उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पद ग्रहण करते ही उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरा लिखिए, किसी अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करे। किसी अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करे। किसी अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करे। तीसरा लिखिए, निःशुल्क शासकीय आवास का हक होगा। तीसरा लिखिए, निःशुल्क शासकीय आवास का हक होगा। निःशुल्क शासकीय आवास का हक होगा। अगला लिखिए,
कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन का मतलब समझ गए ना, कटौती नहीं होगी। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अभी 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं राष्ट्रपति को ना, वेतन ज़्यादा नहीं है, इनके खर्चे जो है ना वो ज़्यादा है। राजभवन का महीने का कम से कम 50 से 60 लाख रुपए होगा जो राजभवन का खर्चा है। तो ऐसी स्थिति में राजभवन का खर्चा ज़्यादा ना कि इनका वेतन तो कितना है 3.5 लाख। और वैसे भी ये इतने बड़े पद पर होते हैं कि वेतन को लेकर ये काम भी नहीं कर। इससे पहले 10 बार विधायक रहे हुए कोई व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए तो उनके लिए 3.5 लाख क्या मायने रखते हैं, कुछ भी नहीं। अगला लास्ट लिखिए, यदि एक व्यक्ति, इसको मोस्ट करना, यदि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनते हैं, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनते हैं, तो इनके वेतन का निर्धारण किनके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो वेतन का निर्धारण किनके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति। अब बात करते हैं नियुक्ति। नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में लिखी है? नियुक्ति कौन करता है? कौन से अनुच्छेद में लिखी है? 155 में। नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति। किनकी परामर्श से? केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद का मतलब समझ गए ना, प्रधानमंत्री की परामर्श से। और नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा क्या जारी किया जाता है? एक वारंट, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अधिपत्र। और इस वारंट को पढ़कर कौन सुनाता है? राज्य का मुख्य सचिव। वापस से सुनिए, नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में? 155। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करें? राष्ट्रपति। किसकी परामर्श से? केंद्रीय मंत्री परिषद। और इसके संबंध में राष्ट्रपति क्या जारी करते हैं? एक वारंट या अधिपत्र, जो पढ़कर कौन सुनाता है? राज्य का मुख्य सचिव। नियुक्ति के संबंध में 2 परंपराएं हैं। पहली परंपरा है कि जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त हो वो उस राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, और जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त हो उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या ली जाए। ये केवल परंपरा है, ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है। संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अगर राजस्थान में कोई राज्यपाल बने तो राजस्थान का निवासी नहीं हो, ताकि वहाँ की दलगत राजनीति से वो क्या रहे? दूर रहे। और राज्यपाल का पद ऐसा है जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब पार्टियों के लिए क्या होते हैं? एक समय। अगर मान लीजिए गहलोत जी को राजस्थान के राज्यपाल बना दे, समझ गए, तो फिर बाद में अगर बीजेपी की सरकार हो तो आपस में टकराव क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं तो गुलाब चंद कटारिया जी को कहाँ के राज्यपाल बने हैं? असम के। तो वहाँ की राजनीति से, उनका दलगत राजनीति से वो क्या है? दूर है। इसलिए राज्यपाल जब भी नियुक्त हो, एक तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ली जाए। क्या इनकी परामर्श मानने के लिए बाध्य है क्या? नहीं। ज्यादातर टकराव अपन कहाँ देखते हैं? जहाँ केंद्र में अलग दल की सरकार है और राज्य में अलग दल की, तो वहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में क्या होता रहता है? टकराव। नियुक्ति के बाद ध्यान रखना, शपथ कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? कौन दिलाएगा राज्यपाल को शपथ? संबंधित उच्च न्यायालय का कौन सा न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश। संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा। शपथ के बाद कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 156। और कार्यकाल में ध्यान रखना है, पहला है पद ग्रहण से कितने वर्ष? 5 वर्ष। दूसरा है यदि इन्हें अपना क्या देना है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? राष्ट्रपति को। और तीसरा, किनके प्रसाद पर्यंत रहेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब समझ गए ना? प्रसाद पर्यंत अपने पद पर
बने रहेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 155, 159 और 156 लिखिए। सबसे पहले अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। क्या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने मन से कर सकते हैं क्या? जो नाम कौन देगा? प्रधानमंत्री, उसी को राज्यपाल क्या करेंगे? नियुक्त किया जाएगा। लिखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद की परामर्श से की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद की परामर्श से की जाती है। केंद्रीय मंत्री परिषद की परामर्श से की जाती है, की जाती है। इस संबंध में, इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा, इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक वारंट जारी किया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक वारंट, क्वेश्चन लिखिए अधिपत्र, एक वारंट या अधिपत्र जारी किया जाता है। वारंट या अधिपत्र जारी किया जाता है, जो राज्य का मुख्य सचिव, जो राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, एक नोट लगा के लिखिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में नोट लगा के लिखिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएं प्रचलित हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएं प्रचलित है, परंपराएं प्रचलित है। पहले लिखिए, संबंधित राज्य का मूल निवासी नहीं हो, संबंधित राज्य का मूल निवासी नहीं हो, मूल निवासी नहीं हो। और दूसरा लिखिएगा, संबंधित, दूसरा लिखिए, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ली जाए। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ली जाए। अब लिखिए शपथ, और शपथ में लिखिएगा अनुच्छेद 159। शपथ में लिखिए अनुच्छेद 159 और लिखिए राज्यपाल को शपथ, ध्यान रखना नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे रहे हैं, हटा राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति का नहीं है। कौन दिला रहे हैं? जिस राज्य में नियुक्त हो रहे हैं उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लिखिए राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के, संबंधित राज्य के, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान व विधि की रक्षा, संविधान व विधि की रक्षा एवं जनता के कल्याण की शपथ दिलाई जाती है। संविधान व विधि की रक्षा
एवं जनता के कल्याण की क्या दिलाई जाती है? शपथ। ठीक वैसी जैसी कौन ले रहे थे? राष्ट्रपति। श्रद्धापूर्वक, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। जनता के कल्याण की क्या दिलाई जाती है? शपथ। तो शब्द याद करे तुमने, पहला कौन सा था? श्रद्धापूर्वक, दूसरा परिरक्षण, इसके बाद संरक्षण और इसके बाद प्रतिरक्षण। जैसी शपथ राष्ट्रपति लेते हैं वैसी की वैसी कौन लेते हैं? राज्यपाल। अब लिख लीजिए कार्यकाल, और कार्यकाल में जैसा लिखा ना वैसा 3 बातें लिख लीजिए। पद ग्रहण से 5 वर्ष, हाँ, एक तो अतिरिक्त कार्यभार दिया जाएगा ना, अतिरिक्त कार्यभार के लिए वहां कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए राजस्थान के राज्यपाल का पद एकदम रिक्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में राज्यपाल ने अतिरिक्त कार्यभार दे दिया, राज्यपाल तो नियुक्त हो ही गए ना। पीटीटी में पॉलिटी आई क्या? कौन पीटीटी? पीटीटी, अच्छा, प्री बीएड के लिए भाई, पशु परिचर, पीटीटी, और कौन सा तुम्हारा बीएसटीसी, ये देख लो तुम्हारे जो सिलेबस में अगर लिखा हुआ है तो कंप्लीट वही है। तुम पीटीटी की भी तैयारी करते हो? बीएड की 1 लाख सीटें हैं, आज तक कोई ऐसा रहा ही नहीं जिसको बीएड नहीं मिली कॉलेज है। ज्यादा नंबर है पास में, जहाँ जाना नहीं पड़े। दुनिया में कहीं पर भी एग्जाम होते हैं तो यूं पूछा जाता है ढंगी कॉलेज कौन सी है जहाँ मुझे जाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अपने राजस्थान में क्या है कि यार बीएड में कॉलेज बता जहाँ जाना नहीं पड़े। ऐसे ही भरते हैं सब कि घर के पास वाली कोई कॉलेज मिल जाए जहाँ 10-20 हज़ार रुपये दे दूँ और जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सब बीएड कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो सब कि जाना नहीं पड़े। और ऐसे जा जा के नहीं करने वाले 17 लाख आगे बैठे हैं, फिर भी अपन उसी में जा रहे हैं। कितने लाख बैठे हैं? 17 लाख। फिर भी कह रहे हैं ऐसी कॉलेज बताओ जहाँ जाना नहीं पड़े। जो नहीं गए उनको पूछो ना कि 17 लाख आगे बैठे हैं, हम भी वही हैं जो नहीं गए थे। नोट कर लिया सभी ने? 3 बातें, पहली कौन सी? पद ग्रहण से 5 वर्ष, दूसरा त्याग पत्र किनको देंगे? और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें कभी भी पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाने के बारे में किन के प्रसाद पर्यंत हैं? राष्ट्रपति के। 2-3 बातें अलग से ध्यान रखनी है। एक है वीपी सिंगल बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ, और यह मामला है 2010 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी राज्यपाल को राजनीतिक कारणों से, कौन से कारणों से? राजनीतिक कारणों से पद से क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं, तो उन्हें अधिकार होगा कि वो उसे न्यायालय में क्या दे सकते हैं? कौन से कारणों से हटा रहे? तो राजनीतिक कारणों से। दूसरा, एक केंद्र राज्य संबंधों को लेकर आयोग बना था, नाम सुना होगा कभी आपने? सरकारिया आयोग, सुना कभी? सरकारिया आयोग। सरकारी आयोग 1983 में बना था और 1988 में इन्होंने अपनी क्या दी थी? रिपोर्ट। इन्होंने कहा कि यदि किसी राज्यपाल को कार्यकाल से पहले हटा रहे ना, तो उन्हें अपना पक्ष रखने की क्या दी जानी चाहिए? छूट, कि मुझे भी अपने अधिकार है कि क्यों हटाए जा रहे, पक्ष रखने की छूट मिले। और तीसरा है मदन मोहन, सारे मदन मोहन मालवीय नहीं होते, कुछ मदन मोहन पुंसी होते हैं। 2007-2010 कौन होते हैं? मदन मोहन पुंसी। ये भी केंद्र राज्य संबंधों को लेकर आयोग बना था 2007 में। इन्होंने कहा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए प्रॉपर क्या बने, और पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के समान कैसी प्रक्रिया अपनाएं? महाभियोग। कौन कह रहा है? मदन मोहन पुंसी। लिखिए इसे, 3 नोट लिखने हैं। पहला लिखिए वीपी सिंगल, वीपी सिंह नहीं लिखना है, वीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010। वीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010 में लिखिए वीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010 में लिखिए यदि राज्यपाल को कार्यकाल से पूर्व राजनीतिक कारणों से पद से हटाया जाता है,
कार्यकाल से पूर्व राजनीतिक कारणों से पद से हटाया जाता है तो उन्हें अधिकार होगा कि वो इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। वो इसे न्यायालय में क्या दे सकते हैं? चुनौती। दूसरा लिखिए, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग 1983 1988। सरकारिया आयोग 1983 में बना था और 1988 में इन्होंने अपनी क्या दी थी? रिपोर्ट। 1983 1988। इसमें लिखिएगा, राज्यपाल को कार्यकाल से पूर्व यदि पद से हटाया जाता है, कार्यकाल से पूर्व यदि पद से हटाया जाता है तो उन्हें अपना पक्ष रखने की छूट दी जाए। उन्हें अपना पक्ष रखने की क्या दी जाए? छूट दी जाए कि भाई क्यों हटाया जा रहा है, मुझे मेरा पक्ष रखने की क्या मिलनी चाहिए? छूट। लिख लिया, उन्हें अपना पक्ष रखने की छूट दी जाए। और दूसरा नोट लिखिए, मदन मोहन पुंसी आयोग। मदन मोहन, कौन सा लिखेंगे? पुंसी आयोग। कौन से वर्ष की बात है? 2007। रिपोर्ट कब आती है? 2010। और इसमें लिखिए, राज्यपाल की नियुक्ति हेतु, मदन मोहन पुंसी आयोग में लिखिए, राज्यपाल की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम का गठन किया जाए। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम का गठन किया जाए। कॉलेजियम का गठन किया जाए एवं इन्हें पद से हटाने हेतु महाभियोग प्रक्रिया को अपनाया जाए। पद से हटाने हेतु कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया को अपनाया जाए। लिख लिया सभी ने? नियुक्ति हेतु तो क्या किया जाए? कॉलेजियम, और पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया। योग्यता हो गई, नियुक्ति, शर्तें, शपथ, कार्यकाल। अब हेडिंग लगाइए, राज्यपाल की शक्तियां। और जो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़े ना, कंप्लीट वो की वो है, केवल अनुच्छेद चेंज होंगे। और शक्तियों में सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? कार्यपालिका। वापस से हेडिंग लगा लीजिए, राज्यपाल की कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका। आपने केंद्र में कुछ अनुच्छेद पढ़े थे, आपने 53 पढ़ा, 77 पढ़ा, 75 पढ़ा और 78 पढ़ा, ऐसा पढ़ा था। राष्ट्रपति में ही देश की कार्यपालिका शक्तियां होगी। तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद होगा? 154। और 154 में क्या लिखा है कि राज्य की समस्त कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्तियां। किस में निहित होगी? राज्यपाल। और केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में थी? 77 में क्या लिखा था कि देश के समस्त शासन संबंधी कार्य किन के नाम से किए जाएंगे? 77 में 89 जुड़ा, कितना आ गया? 166। और इसमें क्या लिखा है? राज्य के समस्त शासन संबंधी कार्य किन के नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से। राज्य के समस्त शासन संबंधी कार्य किन के नाम से? राज्यपाल के नाम से। 75 में क्या पढ़ा था कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। इसमें 89 जोड़ा, कितना आ गया? राज्य में लोकसभा तो होती नहीं, क्या होती है? तो राज्य में विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के
नेता को किनके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री के रूप में क्या किया जाएगा? और मुख्यमंत्री की परामर्श से ही अन्य मंत्रियों की क्या होगी? 78 में क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि प्रशासन के बारे में क्या मांग सकते हैं। इसमें मैंने 89 जोड़ा, कितना आ गया? 167। और इसमें क्या लिखा है कि राज्यपाल किन से? विधि और प्रशासन के संबंध में क्या मांग सकते हैं। और मुख्यमंत्री का क्या होगा? कर्तव्य होगा कि मांगी गई सूचना क्या करवाई जाए? उपलब्ध करवाई जाए। लिखिएगा, पहले लिखिए कार्यपालिका शक्तियों में अनुच्छेद 154 लिखिए, 154 में लिखिए राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां। 154 में लिखिए राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नीत होगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में क्या होगी? नीत होगी। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 154। अगला लिखिए 166। कंप्लीट वो का वो आ रहा है ना, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, केवल अनुच्छेद चेंज हो रहा है। और अनुच्छेद याद नहीं करो, ज्यादा एक प्रश्न आएगा, वो होगा नहीं। अगला कौन सा लिख रहे हैं? 166। और 166 में लिखिए राज्य के समस्त कार्य, राज्य के समस्त शासन संबंधी कार्य, राज्य के समस्त शासन संबंधी कार्य, राज्य के समस्त शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। राज्य के समस्त शासन संबंधी कार्य किनके नाम से? ऐसा ना फर्स्ट ग्रेड के गुरुजी कहते थे, ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम होता है ना, फर्स्ट पेपर में 75% आते हैं उनके, 75। हर सब्जेक्ट के 5 प्रश्न आते हैं और उसको 40% नंबर लाना कम से कम जरूरी होता है, तभी सेकंड पेपर में होगा। नहीं तो दोनों पेपर में 40% नहीं लाए तो फेल है, भले सेकंड में 90 आ जाए। अब ऐसी स्थिति में वो कहते थे कि सामाजिक का विद्यार्थी कोई हिस्ट्री से फर्स्ट ग्रेड दे रहा है, तो मान लीजिए उनके लिए 5 नंबर तो गणित के, वो कह रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न आएंगे। नहीं, 5 प्रश्न उसने किसने निकाल दिए? साइंस के। कितने गए? 5 प्रश्न उसने निकाल दिए अंग्रेजी के, कितने गए? 15। 10 प्रश्न निकाल दिए करंट अफेयर्स के, 25। पीछे कितने बचे? 50। और 50 में से सही कितने करने? 30। 30 सही करेगा तो ही नंबर है, नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं। पिछली बार ऐसे निकाल दिए थे, इस बार वो नहीं निकाल रहे। इस बार सबके सब पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ रहा है गणित भी पढ़ रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? उनको ऐसा था ना कि 5-5% निकाल दिए, क्या फर्क पड़ता है, नहीं पढ़ेंगे तो। बस ऐसे निकालने से धीरे धीरे करके उनके पास में पीछे प्रश्न कितने बचे? 50। और 50 में से 30 एग्जैक्ट सही हो तो ये आपका होगा। कई ऐसे विद्यार्थी जिनके सेकंड पेपर में 60% थे, 70% थे, फर्स्ट पेपर में 39 थे, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ गई 40%। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड की सबकी कट ऑफ 40 से 50 के बीच में रही है। क्यों रही? क्योंकि सेकंड पेपर सबका पास है, फर्स्ट पेपर में पास ही नहीं, क्वालिफाई नहीं हुए। लिखो, तुम्हारे तो एक ही पेपर हो रहा है ना पटवारी का। हाँ, सीटी में शामिल है पटवारी, तभी सीटी होगा पहले। सीटी तो पात्रता है केवल, क्या 15 गुना लेंगे सीटी में, तो उसके बाद तुम्हारे अभी तक सीटी का कुछ 15% वाले ही पटवारी का एग्जाम देंगे। 15 गुना सीटी के टॉप 15 गुना पटवारी अच्छा वैकेंसी के टॉप। हाँ, इसका मतलब सीटी में तुम्हें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाकर 15 गुना में शामिल होंगे। 4000 का मतलब है वो उसके लगभग सीटी के टॉप जो 15 गुना है, 50,000 है ना, वो शामिल कर लेंगे। ठीक, 50,000 में तुम आ ही जाओगे, दिक्कत ही नहीं है। फिर 50,000 में नहीं आए तो फिर तो झोला बंद करके घर चले जाना जाए। भाई तैयारी कर रहे हैं, टॉप 50,000 में नहीं आ रहे तो फिर हाँ, 4,000 में आना बात का विषय है बहुत। लिखो, सिलेबस वही है सीटी का, कंप्लीट सेम है, तुम्हारे एक के साथ एक फ्री हो रही है तैयारी। ठीक है, फिर लिखो, अगला लिखो, अगला अनुच्छेद लिखिए 164 और 164 में लिखिए विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता। 164 में लिखिए विधानसभा में
बहुमत प्राप्त दल के नेता को, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे एवं मुख्यमंत्री की परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री की परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या करेंगे? नियुक्ति। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? अगला लिखिए 167, 167 में लिखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधि व प्रशासन के संबंध में, राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधि व प्रशासन के संबंध में सूचना मांग सकते हैं। विधि व प्रशासन के संबंध में सूचना मांग सकते हैं एवं मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाई जाए। कर्तव्य के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि मांगी गई सूचना क्या करवाई जाए? उपलब्ध करवाई जाए। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? 167। बाकी अपन बात करते हैं ब्रेक के बाद।